हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके उसी पुराने चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने बताया था कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स के बाद अब हम सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को हमने स्थापित किया, जिसमें सबसे पहले हमारा जो मॉडल है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जब हुई तो उसके पश्चात सबसे पहले परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या हुई, जिसमें सर जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या लगभग माना था कि व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। तो थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को इस वजह से थॉमसन का तरबूज मॉडल अर्थात प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में इसका स्वरूप जो है वो तरबूज के समान माना गया है, जिसमें परमाणु का धनावेश प्रोटॉन जो है वो तरबूज के खाने वाले लाल भाग की भांति फैला हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें तरबूज के बीज के समान धंसे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि परमाणु के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समान रूप से फैले हुए हैं। परमाणु का द्रव्यमान जो है वो समान रूप से पूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। परमाणु का आकार जो है वो स्वतंत्र रूप से 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। उसके बाद अगला जो मॉडल है वो है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सर रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणु की आंतरिक संरचना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सोने की धातु की पतली पन्नी, मतलब पतली इतनी थी कि 4.0 × 10⁻⁻6 मीटर मोटी थी, पर अल्फा कणों की बमबारी की। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने जो गोल्डन मेटल की पन्नी थी को रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकालने वाले अल्फा कणों एवं जिंक सल्फाइड के प्रतिदीप्तिशील पर्दे के बीच में रखा तथा एक माइक्रोस्कोप द्वारा अल्फा कणों के पर्दे पर गिरने से विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न चमक की जांच की, जिसके फलस्वरूप इनको कई सारे ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कई सारे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले, जिसमें पहला था कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान जो है वो रिक्त है, मतलब अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी से पार होकर सीधी रेखा में चले गए। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि परमाणु में अधिकांश स्थान जो है वो खाली या रिक्त है। दूसरा ये हुआ कि परमाणु में धनावेशित भाग हैं, क्योंकि कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से टकराकर विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जो कि अति सूक्ष्म स्थान घेरे हुए है। परमाणु के इस केंद्रीय भाग को, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तीसरा ये प्रेक्षण निकल कर आया कि परमाणु के मध्य में सघन धनावेशित स्थान है। तो बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री के एंगल से अधिक कोण पर विक्षेपित हो पाते हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि परमाणु के केंद्र में जो अति सूक्ष्म धनावेशित भाग है वो बहुत ही मजबूत है और कंडेंस्ड है अर्थात सघन है। तो ये थी रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो किया गया, इसके माध्यम से नाभिक की खोज की गई थी। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं पर जब तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की गई, ये प्रैक्टिकल किया गया, तो इसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम परमाणु संरचना का नाभिकीय सिद्धांत, न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंतर्गत ये बातें सिद्ध हुई कि सबसे पहली कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है, जिसमें अपेक्षिक रूप से इससे बहुत अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तीसरा,
परमाणु के नाभिक में स्थित धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः जो न्यूक्लियस है परमाणु है वो न्यूट्रल होता है अर्थात विद्युत उदासीन होता है। परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर होती है, जबकि संपूर्ण परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है। इस वजह से ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो रिक्त है। नेक्स्ट ये है कि परमाणु के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसके धन आवेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके साथ ही नाभिक तथा उसके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं उनके परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तीव्र गति से भ्रमण करते हैं और नाभिक में नहीं गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये नाभिक के स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर देता है। इसके अलावा रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसको सोलर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल से ये कल्पना की गई कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स अर्थात नक्षत्रीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसके अलावा अब ये तो इसी के इनके द्वारा जो प्रैक्टिकल किया गया था इसकी इन्होंने थ्योरी बनाई, जिसको इन्होंने अपने न्यूक्लियर थ्योरी के नाम से प्रतिपादित किया। अब हम बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर जो हैं उन्होंने रदरफोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसकी कमियों को दूर किया। इन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत पर यह दोष लगाया कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी छोटी कक्षाएं जो हैं वो छोटी करते जाएंगे और अंत में नाभिक में पहुंचकर अपना अस्तित्व जो है वो नष्ट कर देंगे। तो ये जो दोष था इसको इन्होंने क्वांटम थ्योरी लाकर दूर किया। क्वांटम थ्योरी का इन्होंने प्रयोग किया जिसकी मदद से इन्होंने इन दोषों को दूर किया। तो इनके जो एजम्पशंस थे वो ये थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं, फिक्स्ड या स्टेशनरी। दूसरी ये थी एजम्पशन कि प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, इसलिए इनको स्टेशनरी स्टेट अथवा ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल या स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो स्टेबल ऑर्बिट थी, स्थायी कक्षाएं थी, इनको क्रम से n = 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण संख्याओं द्वारा या KLMN आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल है कि नाभिक के निकटतम जो स्थायी कक्षा होती है उसके लिए n = 1 होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। n = 1 होता है तो इस कक्षा को K ऑर्बिट कहते हैं या K कोश कहते हैं। इसी तरह n = 2 है तो उस उपकोश को हम L उपकोश कहेंगे या L कोश कहेंगे। n = 3 है तो उसको हम M कोश कहेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो किसी निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमता है वह बिना ऊर्जा खोए उसी कक्षा में घूम सकता है, परंतु जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। तो ऊर्जा का यह परिवर्तन जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। तो जो ये आपका क्वांटा है इसकी एनर्जी के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया गया है, जिसका सूत्र है E = hv, जहाँ पर h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड और न्यू जो है वो है विकिरण की आवृत्ति। तो इस हिसाब से बोर के विचार का समर्थन जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा भी किया गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा जो है वो क्वांटम में चलती है। इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों पर अगर हम चर्चा कर लें तो सबसे पहले हमारे समझ आती हैं परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि किसी तत्व के नाभिक में स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है, तथा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के
बराबर होती। फॉर एग्जांपल परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम कह सकते हैं, नाभिक पर धन आवेश इकाइयों की संख्या कह सकते हैं, या कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हम कह सकते हैं। साथ ही साथ परमाणु क्रमांक का ये भी इम्पोर्टेंस है कि परमाणु क्रमांक अगर जब तत्व का दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसके माध्यम से हम परमाणु संरचना ज्ञात करने में सहायता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करने में हमें सहायता मिलती है, और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी के विकास में भी हमें सहायता मिलती है। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संयोजकता की। संयोजकता जो है, जिसे हम वैलेंसी कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयुक्त होती है, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता अर्थात वैलेंसी जो है, उसे हमेशा पूर्ण संख्या में प्रदर्शित करते हैं, क्यों साथ ही साथ वे तत्व जिनकी संयोजकता एक होती है उन्हें एक संयोजक, फॉर एग्जांपल सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि, तथा वो तत्व जिनकी संयोजकता दो होती है उन्हें हम बाईवैलेंट अर्थात द्विसंयोजक, जैसे बेरियम, कैल्शियम आदि। इसी प्रकार तीन संयोजकता वाले ट्राईवैलेंट अर्थात त्रिसंयोजक, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, और चार संयोजकता वाले चतुर्संयोजक, टेट्रावैलेंट या क्वाड्रीवैलेंट, और जो कार्बन, सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल है, और जो पांच संयोजकता उन्हें प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम पंच संयोजक या पेंटावैलेंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस।